जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टर क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हूं। 25 क्वेश्चन लेके आया हूं इस मॉक टेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए एक और मॉक टेस्ट यूपी स्पेशल। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ बने रहिएगा। यूपी लेखपाल और आने वाले उत्तर प्रदेश में सभी जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी हम निःशुल्क कराएंगे इसी पर। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं एक और मॉक टेस्ट। क्वेश्चन संख्या 1 क्या कहता है कि सरकार या आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। दोस्तों, सरकार या आयोग जो बना ये 1983 में बनाया गया और सरकार या आयोग जो था ये केंद्र और राज्य के संबंध के लिए बनाया गया था। केंद्र और राज्य के संबंध, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सरकारी आयोग के बारे में एक चीज याद रखें कि सरकारी आयोग ने ही राज्यपाल के पद को बनाए रखने की सिफारिश दी थी। राज्यपाल के पद को बनाए रखने की सिफारिश किसने दी थी? सरकारी आयोग के द्वारा दी गई है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो राज्यपाल होता है ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है। आप याद रखिएगा कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 इसमें कहा गया है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद, तो ये किसका सिद्धांत है? तो ये जैन मत का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा अनेकांतवाद ये जैन मत का सिद्धांत है। दोस्तों, जैन धर्म के बारे में आप एक चीज़ याद रखें कि जैन धर्म में जो ज्ञान होता है उसे परम ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में परम ज्ञान कैवल्य कहलाता है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर माना गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो जैन धर्म है ये भारत में एक अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा प्राप्त धर्म माना जाता है जैन धर्म। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शिक्षित धर्म के लोग कौन से हैं? जैन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान ये यूपी में कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, ये वर्ष 2000 में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। अभी एक चीज़ याद रखना, 2 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत भी की है। श्रावस्ती जिले से, ये आप याद रखेंगे, 2 अप्रैल 2022 स्कूल चलो अभियान ये शुरू किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि यूपी के 22वें सीएम कौन बन गए हैं? तो योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। इनकी पार्टी का नाम बीजेपी है जो 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। ठीक है दोस्तों, और यूपी का एरिया कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। 240,928 वर्ग किलोमीटर ये यूपी का एरिया है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि संविधान की हार्ट एंड साउल किसे कहा जाता है अम्बेडकर के अनुसार। तो यह है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती हैं। और कितने प्रकार की रिट दायर कर सकते हो आप? 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत दायर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, अनुच्छेद 21 ये राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है? तो अनुच्छेद 22 में नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। नज़रबंदी के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसके अनुसार? आर्टिकल 22 के अनुसार। आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 में आप याद रखिएगा कि आप किसी व्यक्ति से उसके धर्म, जाति, लिंग, नस्ल तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये भेदभाव के लिए बात करता है आर्टिकल 15। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा दे तो क्या होगा? मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। मुद्रा की आपूर्ति घट जाएगी क्योंकि आरबीआई पैसे को स्टोर करके रख लेगा, इसलिए आप याद रखें। हम बात कर रहे हैं आरबीआई की, तो आप याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये भारत में मौद्रिक नीति बनाता है और आरबीआई जो होता है ये अन्य बैंकों को लोन प्रदान करता है। आरबीआई कभी भी किसी व्यक्ति को पर्सनल लोन नहीं देता। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अच्छा, कौन से आयोग की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग।
हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। दोस्तों, स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आरबीआई जो है, आरबीआई 4 जगह पर इसकी नोट प्रेस केंद्र है। कहाँ कहाँ पर है? नासिक में है, देवास में है, देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है, सलबोनी में है और मैसूर में है। मैसूर और सलबोनी, सलबोनी वेस्ट बंगाल में, मैसूर आपका कर्नाटक में है। तो भारत में नोट प्रेस की जो स्थान है वो 4 जगह, नासिक, देवास, मैसूर और सलबोनी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 में कहा गया है फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? दोस्तों, फ्यूज़ तार जो होता है ये निम्न गलनांक का होता है, लेकिन इसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? निम्न गलनांक, हाई रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। निम्न गलनांक होता है और इसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। फ्यूज़ तार किसका बना होता है? फ्यूज़ तार बना होता है टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड का बना होता है आपका फ्यूज तार। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा में हुई, ठीक है। दूसरी मगध में हुई थी, तो दूसरी हुई थी रा बा पाका, ये हुई थी वैशाली में, ना कि मगध में, वैशाली। ठीक है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुई हैं और चारों के स्थान आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, ये हुई थी राजगीर में, राजगीर है जहाँ सप्तपर्णी गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो चौथी बौद्ध संगति थी, इसमें हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का। और तीसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक किसने लिखा? मोगली पुत्तिस ने लिखा है। मोगली पुत्तिस के द्वारा अभिधम्म पिटक लिखा गया और ये तीसरी बौद्ध परिषद में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है? वो होता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक ऐसा प्रिंटर है जिससे कार्बन लगाकर बहुत ज़्यादा प्रतियां हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, प्रिंटर ये क्या होता है? ये आउटपुट डिवाइस होती है, आप याद रखेंगे, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, ये थे परम श्रद्धेय डॉक्टर कलाम साहब, इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति जिसका संबंध किसी पार्टी से नहीं है, मतलब भारत का राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? डॉक्टर कलाम साहब को कहा जाता है। आम लोगों का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? डॉक्टर कलाम साहब को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? कलाम साहब की आत्मकथा है। दोस्तों, कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे, ये भी आप याद रखेंगे। और कलाम साहब का जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कलाम साहब को वर्ष 1997 में भारत रत्न दिया गया था। वर्ष 1997 भारत रत्न मिला कलाम साहब को। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जिसने पूरा मॉडल दिया था? पूरा मॉडल भारत में जो आपके शहरी क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए, शहरी और ग्रामीण विकास के लिए पूरा मॉडल दिया 2003 में, वो थे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इनकी एक किताब और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिया 2020, भारत 2020, ये किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत की मिसाइल प्रणाली का जनक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि अब्दुल कलाम के नाम पर उड़ीसा में एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में, तो उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप का ही नाम है आपका अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम के बारे में एक चीज़ और याद रखें कि ये जो थे, इन्होंने चलित न्यायालय जो मोबाइल कोर्ट होते हैं उसका विचार भी दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल कोर्ट किसकी उपज थी, तो मोबाइल कोर्ट अब्दुल कलाम की उपज थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर को रिंग्स ऑफ फायर से कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रिंग्स ऑफ फायर क्या है, तो प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की पट्टी होती है ये।
ज्वालामुखी की बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसे हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ फायर। ये है विंग्स ऑफ फायर और ये पट्टी आपकी रिंग्स ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पर इस फायरिंग रेंज का नाम रखा गया भारतीय सेना ने। ये जम्मू कश्मीर में फायरिंग रेंज बनाई गई थी। दोस्तों भारतीय सेना दिवस कब होता है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना अपना दिवस मनाती है। भारत की थल सेना कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो मनोज पांडे। मनोज पांडे ये भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारतीय थल सेना का पहला अध्यक्ष कौन था? क्या बताएंगे आप? भारतीय थल सेना का पहला अध्यक्ष कौन बने थे? कमेंट में लिख के बताइएगा। फ्रांसिस बुचर के बाद कौन बने थे? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 11, इसमें कहा गया है कि कनाडा बांध परियोजना का दूसरा नाम क्या है? तो कनाडा बांध परियोजना ये झारखंड में है और इसे मयूराक्षी बांध भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, मयूराक्षी बांध ये झारखंड में है। झारखंड के कौन से ज़िले में है? तो ये दुमका में है, दुमका ज़िला झारखंड। दोस्तों झारखंड के बारे में एक चीज़ याद रखना, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क। और झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है और ये झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड में एक चीज़ और याद रखिएगा कि झारखंड का एक त्यौहार होता है सरहुल। सरहुल त्यौहार ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। ठीक है दोस्तों, झारखंड में तिलैया बांध भी है, पंचेत बांध भी है, ये आप याद रखें। और झारखंड के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? झारखंड कब बना था? तो झारखंड बना था आपका 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी स्वच्छ भारत रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लगातार दूसरे वर्ष स्वच्छ गंगा टाउन घोषित किया गया? तो भारत का सबसे अच्छा स्वच्छ गंगा टाउन ये मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र आपका वाराणसी। आप याद रखेंगे वाराणसी जो था ये भारत का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन घोषित किया गया। दोस्तों वाराणसी के बारे में याद रखें, इसे घाटों का नगर कहा जाता है, इसे पंडों का नगर भी कहा जाता है, इसे मोक्ष की नगरी, भगवान विश्वनाथ की नगरी, दीपों का नगर, ज्ञान का नगर आदि नामों से जाना जाता है। और वाराणसी के बारे में एक चीज़ और याद रखें, इसे दुनिया का सबसे पुराना शहर भी माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा गया है, तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी बनारस को कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है दोस्तों, अच्छा बनारस में क्या मिलेगा आपको? तो बनारस में भारत माता का मंदिर है जिसकी नींव किसने रखी, इसका उद्घाटन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में साग भाजी या सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है और मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। वाराणसी में जापान के सहयोग से कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये वाराणसी में बनाया गया है। वाराणसी में मेला लगता है ध्रुपद मेला, ये आप याद रखेंगे। ध्रुपद मेला ये कहाँ पे लगता है? वाराणसी में लगता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है? तो गंगा आरती सबसे ज़्यादा फेमस होती है कहाँ की? वाराणसी की होती है। ठीक है दोस्तों, वाराणसी में आपको मिलेगा BHU जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी, BHU 1916। वाराणसी के बारे में एक दो चीज़ें और याद रखिएगा कि वाराणसी में केंद्रीय हथकरघा अनुसंधान केंद्र भी है, हथकरघा अनुसंधान केंद्र। और वाराणसी किसके लिए फेमस है? वाराणसी गुलाबी मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, गुलाबी मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध आपका वाराणसी। वाराणसी में अस्सी घाट है, आप याद रखेंगे अस्सी घाट। और अस्सी घाट पर किसकी डेथ हुई थी? तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अस्सी घाट पर हुई है। वाराणसी में जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, जिसे बचपन का नाम क्या था? मनु। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पैदा हुई थी? वाराणसी में ही पैदा हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है वाराणसी के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जिसके अपनों ने धोखा दिया और उसको बाद में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, मार दिया? तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया उसके मित्र ने और अंग्रेजों ने उसको पकड़ के फिर क्या कर दी? फांसी दे दी। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे ने जालौन और कानपुर से क्रांति का नेतृत्व क्या था? नाना साहब के साथ मिलकर। ठीक है दोस्तों, तात्या टोपे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ स्थित है? तो यूपी में भेदकुंड ये वो जगह है जहाँ पर द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान अर्जुन ने मछली की आंख में क्या
तीर मारा था। तो ये जगह है आपकी फर्रुखाबाद में। भेद कुंड कहाँ पर है? फर्रुखाबाद। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, फर्रुखाबाद जो है यहाँ पर एक त्यौहार होता है जिसे बोलते हैं कंपिल महोत्सव। कंपिल महोत्सव, और कंपिल महोत्सव जो होता है ये जैन धर्म का त्यौहार है, जैन धर्म का। फर्रुखाबाद किसकी जन्मस्थली माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म भी कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। दोस्तों फर्रुखाबाद के बारे में एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पे संकिंसा है। और संकिंसा क्यों जाना जाता है? बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश किस स्थान पर दिया गया था? तो वो संकिंसा में दिया गया था। संकिंसा फर्रुखाबाद में है। ठीक है दोस्तों, फर्रुखाबाद जो है छापे खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कपड़ों पे छपाई की जाती है छापे खाने के द्वारा। तो आप याद रखेंगे फर्रुखाबाद, यहाँ पे अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 15वां क्वेश्चन कहता है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों इसे सब्लिमेशन कहा जाता है, इसे ऊध्र्वपातन कहा जाता है। सब्लिमेशन या ऊध्र्वपातन। कोई पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाए, द्रव में ना बदले, उसे हम बोलेंगे ऊध्र्वपातन। तो आप याद रखें, जैसे कपूर का शोधन किस विधि के द्वारा होता है? तो कपूर का शोधन होता है आपका ऊध्र्वपातन से। अगर आपसे पूछा जाए आयोडीन का शोधन किस विधि से होता है? तो आयोडीन का शोधन भी किससे होता है? आपका ऊध्र्वपातन से होता है। मेनली कपूर से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या 16। कौन सा विकल्प अल्फाबेट इंक की सहायक कंपनी नहीं है? दोस्तों अल्फाबेट की कंपनी के बारे में याद रखें, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट ही होती है। लेकिन नेस्ट लाइफ ये अल्फाबेट की सहायक कंपनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 में। अगर आपसे पूछा जाए गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में गूगल की स्थापना की गई है। गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो यूपी में पहली फॉरेंसिक लैब यूनिवर्सिटी बन रही है। कहाँ पर? 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। दोस्तों लखनऊ के बारे में याद रखें कि 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनाया गया और लखनऊ को 1935 में पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। लखनऊ में जगह मलिहाबाद जो दशहरी आम के लिए जाना जाता है। और लखनऊ में केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान भी है। उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। और केंद्रीय सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ये भी आप याद रखेंगे। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है लखनऊ के बारे में। और लखनऊ में एक झील है, कौन सी झील है? दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब कहाँ पर है? केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब ये भारत में कौन से शहर में है? क्या बताएंगे आप इसके बारे में? तो ये आपका हैदराबाद में केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब ये हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, आप इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह हमें बताना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है, आप याद रखें। अच्छा 16 सितंबर को क्यों? क्योंकि 16 सितंबर को ओजोन परत को प्रोटेक्शन देने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था वर्ष 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। तो आप याद रखें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर की सुरक्षा करने से संबंधित है। दोस्तों ओजोन परत कौन से मंडल में होती है? तो ओजोन समताप मंडल में होती है, ये आप याद रखना। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। डॉप्सन यूनिट, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन कितने परमाणु वाली गैस होती है? तो ओजोन एकमात्र गैस है जो त्रिपरमाणु होती है, O3। इसमें 3 परमाणु होते हैं। इसका प्रयोग बैक्टीरिया मारने के लिए भी किया जा सकता है, पानी में बैक्टीरिया को मार सकती है ओजोन परत। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो ओजोन होती है, ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणें जो यूवी रेज सूर्य के प्रकाश में होती हैं उनसे हमारी सुरक्षा भी करती है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ओजोन लेयर में एक छेद भी हुआ था अंटार्कटिका में, उसके बारे में भी खबरें आई थी, तो आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19, इसमें कहा गया है सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन से देश में है? आपका सही जवाब होगा USA, भारत, चीन।
USA, भारत, चीन। अमेरिका में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं, उसके बाद में भारत में, और तीसरे नंबर पे आता है आपका चीन आता है। तो आप याद रखें 19 का सही होगा ऑप्शन बी। दोस्तों एक चीज़ याद रखें, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और अमेरिका की संसद जो कांग्रेस है, इसका उच्च सदन क्या है? इसे उच्च सदन में सीनेट कहा जाता है। अमेरिका में मुद्रा क्या चलती है? डॉलर चलता है। चीन की मुद्रा क्या चलती है? रेनमिनबी और युआन। एक रेनमिनबी और एक युआन। चीन की राजधानी बीजिंग है, भारत की आप जान चुके हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि आबो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? आबो जनजाति कहाँ रहती है? तो ये असम की जनजाति है। ठीक है दोस्तों, असम में और भी जनजाति हैं, जैसे आपसे पूछा है बोडो। बोडो जनजाति ये भारत में कहाँ निवास करती है? तीवा जनजाति आपको याद रखनी है। दिमासा जनजाति ये भी असम में पाई जाती है, दिमासा जनजाति। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो एक है आपकी कार्बी। कार्बी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बी जनजाति ये कहाँ पे रहती है? तो ये भी असम में निवास करती है। तो ये सारी जनजाति असम की हैं। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, असम में कुछ डांस फॉर्म आपसे पूछी जाती हैं। जैसे अगर आपसे पूछे सतरिया, सतरिया कहाँ का नृत्य है? तो असम का नृत्य है। जैसे बिहू, बिहू भी असम का है। तबल चोंगली ये भी बहुत फेमस नृत्य है असम का। खेल गोपाल, कली गोपाल, बुगुरुम्बा ये भी बहुत फेमस है, बुगुरुम्बा। ये सब असम के नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, असम। असम में एक नेशनल पार्क आप याद रखें, काजीरंगा, और ये एक सिंह के गैंडे के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो जनजातीय आयोग की स्थापना संबंधित है? आर्टिकल 338 से जनजातीय आयोग की स्थापना की गई थी इसमें, और 89वां संविधान संशोधन के द्वारा जनजातीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। तो आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 21। इसमें कहा गया सूर्योदय उद्योग का संबंध किससे है? तो दोस्तों सूर्योदय उद्योग जो होता है ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को क्या कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, सूर्य उद्योग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, IT सेक्टर के बारे में एक चीज़ याद रखें कि भारत में IT एक्ट कब आया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये 2000 में लाया गया था, बस 2000, IT एक्ट 2000। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो 22 का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे। ठीक है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाई मूवमेंट इसे कहा जाता है। इनका पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में। बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है, यहाँ पर ये पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में याद रखेंगे, भारत में पहला राष्ट्रपति जिसने पॉकेट बीटो का इस्तेमाल किया था। तो पॉकेट बीटो इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। और भारत का पहला सिख राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, और भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के परोंग गांव में हुआ था। आप याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि लोकतंत्र के स्वर ये किसका किताब है? किसने लिखी है लोकतंत्र के स्वर, या इसी को कहा जाता है द रिपब्लिकन एथिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं दोनों। आपसे पूछा जाए द रिपब्लिकन एथिक किसके द्वारा लिखी गई किताब है, ये आपको बताना है, कमेंट में लिख के बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? दोस्तों 1927 में अंग्रेजों द्वारा एक बटलर समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे हरकोट बटलर, और जो कि यूपी में इनके नाम पे एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। तो हरकोट बटलर समिति बनी थी देशी राज्यों और भारत सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए बटलर समिति की स्थापना 1927 में की गई, और बटलर समिति ने 1929 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भारत सरकार को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, 1927 में एक चीज़ याद रखना कि 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा महाड़ सत्याग्रह भी किया गया था 1927 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि होती है आपकी 90 मिनट। 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 90 मिनट होती है। दोस्तों फुटबॉल की हम बात करें तो 2022 का फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे होगा? तो कतर में होगा, कतर, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, वो होती है आपकी फीफा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें
फुटबॉल के बारे में तो कुछ ट्रॉफी आपको याद रखनी है, जैसे संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। डूरंड कप ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में, तो डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। मर्डेका कप फुटबॉल से। उसके बाद में रोबर्स कप ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से। दूसरा सुब्रतो कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल में 11 और रग्बी फुटबॉल में 15। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बताना है दोस्तों। तो यूपी में यूरेनियम के भंडार मिलते हैं ललितपुर में। 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ललितपुर। दोस्तों ललितपुर के बारे में याद रखें, ललितपुर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व कौन से जिले का है आपका, सबसे कम जनघनत्व ललितपुर का है। और ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। और यूपी में सबसे कम अन्य जिलों के साथ कौन सा जिला अपनी सीमा साझा करता है, तो ललितपुर की सीमा केवल एक ही जिले से लगती है, वो है आपका झांसी। ललितपुर में एक मंदिर है बहुत फेमस, जिसे कहा जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये कहाँ पर आपका, ललितपुर में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है ये, तो आप याद रखेंगे कहाँ पर है, ललितपुर बुंदेलखंड का जिला है, ये भी आप याद रखेंगे। बाकी झांसी भी बुंदेलखंड में शामिल है, हमीरपुर भी शामिल है, और आपका चंदौली नहीं है, चंदौली हम बुंदेलखंड में नहीं आता। तो ललितपुर के बारे में याद रखें कि उत्तर प्रदेश में तांबे के भंडार और यूरेनियम के भंडार कहाँ मिलते हैं, ललितपुर में मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ बना रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।